मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम सिद्दीकी आज आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल पर विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर प्रस्तुत हूँ। विद्यापीठ की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं और उसमें बीए थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान विषय की पाठ्य योजना आपको बनानी होती है। आज आप लोग समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार विज्ञान विषय की पाठ्य योजना को बनाते हैं। सबसे पहले विज्ञान विषय की पाठ्य योजना को बनाने के लिए हम लोग ऊपर हेडिंग डालते हैं कि पाठ्य योजना, विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। उसके बाद हमें फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। फॉर्मेलिटीज क्या है? सबसे पहले विद्यालय का नाम। चूंकि हम परीक्षा देते हैं इसलिए हमें विद्यालय का नाम और जगह वो नहीं लिखनी चाहिए जहां पर हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, इसलिए विद्यालय का नाम हम XYZ इंटर कॉलेज लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, वर्ग और उप विषय होता है। दिनांक उस डेट की डालेंगे जिस डेट में हम परीक्षा दे रहे होते हैं। कक्षा, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कक्षा 9 की बनाई है, आप जिस भी क्लास की बनाएंगे वहाँ पर उस क्लास की पाठ्य योजना उस क्लास को डाल देंगे। विषय विज्ञान हो जाएगा, अवधि 40 मिनट हो जाएगी, वो सेक्शन जो भी रहेगा आपके विद्यालय का, जो आपकी इच्छा ABCD डाल दें। और उप विषय, यदि आप विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान बनाते हैं तो विषय रसायन विज्ञान हो जाएगा। यदि आप भौतिक विज्ञान बनाते हैं तो आपका भौतिक विज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो होता है वो दो उप शाखाओं में बटा होता है, पहला भौतिक और दूसरा रसायन। इसलिए आज हम यहाँ पर रसायन विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण हमारा है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना नामक चैप्टर पर हम इस विज्ञान विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं। जो अब ये देखेंगे यहाँ पर कि उद्देश्य, पाठ्य योजना में उद्देश्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उद्देश्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। इस सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जो कि विषय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विषय संबंधित होता है। तो हम समान उद्देश्य डालेंगे। कम से कम हमारे पास 5 उद्देश्य होने चाहिए जो कि विषय से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि पहला हम लिखते हैं विज्ञान विषय के प्रति रुचि को जागृत करना। सबसे पहला क्या लिखते हैं? विज्ञान विषय के प्रति रुचि को जागृत करना। दूसरा लिखते हैं विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में इच्छा को जागृत करना। ऊपर हो जाएगा आपका रुचि, दूसरा हो जाएगा इच्छा। और क्योंकि इच्छा और रुचि एक ही है तो आप चाहें तो एक ही में लिख सकते हैं कि विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में इच्छा या रुचि को जागृत करना। तो सबसे पहला आपका समान उद्देश्य हो जाएगा रुचि को जागृत करना। दूसरा क्या हो जाएगा? क्योंकि विज्ञान विषय है तो इसमें आपकी चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा यानी बढ़ाना। तीसरा विज्ञान विषय है तो बच्चे सृजनात्मक भी होंगे, तो सृजनात्मकता को बढ़ाना। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा ये हो जाएगा, सृजनात्मकता हो गई। चौथा हो जाएगा बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ाना। कल्पना शक्ति को बढ़ाना। पांचवा हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा रचनात्मकता को बढ़ाना। तो जो समान उद्देश्य हैं वो सब क्या हो जाते हैं? विषय से संबंधित हो गए। तो विषय से संबंधित है। तो पहला आपने बना दिया छात्रों में रुचि को जागृत करना, छात्राओं में चिंतन शक्ति को बढ़ाना, छात्राओं में सृजनात्मकता को बढ़ाना, छात्राओं में कल्पना शक्ति को बढ़ाना और छात्राओं में रचनात्मकता को बढ़ाना। उसके बाद आप आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्रकरण से संबंधित होता है। यह जो है 3 भागों में बटा होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। जैसे आपका प्रकरण से है तो परमाणु संरचना है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हो जाएगा कि छात्राओं को परमाणु संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करना। क्योंकि पहला है तो परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु
संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करना। ठीक। दूसरा, जब बच्चे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो बच्चों को परमाणु संरचना का बोध हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे परमाणु संरचना के तत्वों का बोध कराना, तत्वों का बोध कराना। और यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक में जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना है उसका, परमाणु संरचना का अनुप्रयोग करना सीखना। तो ये आपका चित्र समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला आपका परमाणु, नीचे वाला आपका प्रकरण से संबंधित अर्थात विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित, और समान उद्देश्य आपका विषय से संबंधित है। मैक्सिमम 5 लिखते हैं समान उद्देश्य, और ये 3 आपका होना ही होना है, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। तो ये बात आपको एकदम क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि हमको समान उद्देश्य विषय से संबंधित लिखना है, जो कि मैंने 5 लिख भी दिए कि छात्र छात्राओं को रुचि को जागृत करना, छात्र छात्राओं में रुचि को जागृत करना, चिंतन शक्ति को बढ़ाना, सृजनात्मकता को बढ़ाना, कल्पना शक्ति को बढ़ाना, रचनात्मकता को बढ़ाना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य परमाणु संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना सबसे पहले ज्ञानात्मक होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी उस किसी चीज का बोध होगा, और बोध जब होगा तभी आप उसका अनुप्रयोग यानी प्रयोग करना सीख सकेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग जो है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये होता है कि जब आप शिक्षण कार्य करते हो उस समय कौन सी सामग्री का प्रयोग आप करेंगे। तो परमाणु संरचना से संबंधित चार्ट एवं अन्य कक्षा प्रयोगी सामग्री ये हम लिखते हैं। ये चार्ट हम जरूर लेकर जाएंगे क्लास में, और उससे संबंधित जो भी हमको कक्षा प्रयोगी सामग्री होगी वो हम यूज करेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज करेंगे, क्योंकि हम रसायन विज्ञान बता रहे हैं तो व्याख्यान तो हमको देना ही देना है, और साथ साथ ये भी एक सह प्रदर्शन का मतलब होता है कि वो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, हर चीज को बताएंगे, इसलिए विधि होगी सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद हम लोग लिखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ध्यान रखिएगा जिस तरीके से ये लाइन खींच के बनाया गया है उसी तरीके से इस लाइन खींच को आप बनाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से दोहरा देते हैं, विद्यालय का नाम XYZ इंटर कॉलेज, जगह का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे आप। दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, वर्ग, उपविषय। विज्ञान में 2 उपविषय होते हैं, भौतिक और रसायन, जिसका बनाएंगे वो यहाँ लिख देंगे। प्रकरण परमाणु संरचना, क्योंकि हमने रसायन विज्ञान का बनाया इसलिए उपविषय रसायन विज्ञान। समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, उसमें हम विषय से संबंधित 5 समान उद्देश्य लिखेंगे जो कि हमने लिख दिया। रुचि को जागृत करना, चिंतन शक्ति को बढ़ाना, सृजनात्मकता को बढ़ाना, कल्पना शक्ति को बढ़ाना, रचनात्मकता को बढ़ाना। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। विषय का जो है वो एक बार आप याद कर लेंगे, विज्ञान में हर बार वही काम करेगा, लेकिन प्रकरण का बदलता रहेगा। जो भी प्रकरण होगा उसके बारे में इस तरीके से लिखेंगे। ज्ञानात्मक, परमाणु संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक, परमाणु संरचना को तत्वों को, परमाणु संरचना के तत्वों का बोध कराना। परमाणु संरचना का अनुप्रयोग करना सीखना। शिक्षण सहायक सामग्री लाइन ऐसे खींच के बंद करते रहेंगे, जहां पर एक एक हेडिंग कंप्लीट होती रहेगी वहां पर लाइन को हम बदलते रहेंगे, ऐसे लाइन खींचते रहेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने में वो लिखेंगे। शिक्षण विधि, विज्ञान में सामान्यता, विज्ञान में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि यूज होती है। और पूर्व ज्ञान, जो भी आप लिए हुए उससे पहले का जो भी रिलेटेड होगा वो पूर्व ज्ञान होगा। छात्र छात्राएं परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद का जो फॉर्मेट है ये हो गया आपका फॉर्मेट। इसके आगे अब हम बढ़ेंगे, जैसा कि आपको सूक्ष्म शिक्षण में बताया गया होगा। आपको इसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद सूक्ष्म शिक्षण में आपने पढ़ा था कि हमको प्रस्तावना प्रश्न निकालना सिखाया गया है। जब हम पूर्व ज्ञान लिख लेते हैं तो ये लाइन को हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ये लाइन हमारी चलती रहेगी, और इस लाइन पर फिर हम यहाँ पर आएंगे, प्रस्तावना प्रश्न को निकालना सीखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर हम बनाएंगे प्रस्तावना, और इस तरीके का कॉलम जैसा कि हम सूक्ष्म शिक्षण में बनाते चले आए हैं उसी तरीके का कॉलम बनाएंगे और प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। इसका ये कॉलम बन जाएगा जिसमें कि आप लिखते आए हैं क्रम संख्या, फिर आप लिखें छात्राध्यापक, अगर छात्राध्यापिका है तो वो छात्राध्यापिका लिखेगी, और यहाँ लिखेंगे छात्र, छात्रा,
क्रिया। अब आप उसी तरीके से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में आप निकालेंगे प्रकरण। आपको ये मालूम है कि जो भी पहला प्रश्न होगा उसका उत्तर एक यहाँ निकलेगा, उस उत्तर से, इस आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर इसका एक आंसर निकलेगा, फिर इससे आपको यहाँ पर एक प्रश्न बनाना है और इस प्रश्न पर आप यहाँ पर क्या निकाल देंगे, प्रकरण। अब प्रकरण निकालने के बाद चौथा, जैसे प्रकरण यहाँ पर परमाणु संरचना है तो आप चौथा क्वेश्चन बना देंगे, परमाणु संरचना से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक। समस्यात्मक समझ गए होंगे आप। पहला प्रश्न, उसका उत्तर, उस उत्तर से अगला प्रश्न, फिर एक उत्तर, फिर उत्तर से ऐसा प्रश्न बनाएंगे कि जो प्रकरण है वो निकल जाए, और फिर प्रकरण यहाँ निकल गया, मान लीजिए परमाणु संरचना, तो हमने बना दिया परमाणु संरचना से आप क्या समझते हैं। ये हो गया आपका समस्यात्मक, ये हो गया आपका प्रस्तावना प्रश्न। फिर ये लाइन ऐसे पूरी क्लोज करेंगे और फिर नहीं, ये लाइन आप अभी नहीं क्लोज करेंगे। इसके बाद आपने देखा था कि यहाँ पर फिर एक लाइन छूट गई थी, उसको नोट कर लें फिर से। उद्देश्य कथन, अब यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे दोस्तों उसको शिक्षण में पढ़ चुके हैं, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप ये लाइन बंद कर देंगे। अब यहाँ के बाद आपका शुरू होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को लेकर इस तरीके से देखिए, ये लाइन का बहुत महत्व है, एग्जाम में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर एक यहाँ लाइन खींचेंगे और अब यहाँ पर आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षण बिंदु, यहाँ पर आपका हो जाएगा छात्राध्यापक। ये आपको पता चलना है, अगर छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका लिखेंगे, जो होगा वो लिखेगा क्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा छात्रा क्रिया, छात्रा क्रिया, यहाँ पर हो जाएगा श्याम पट का। ये 4 हेडिंग हमको बनाकर लिखनी है और हमको कम से कम 2 शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। तो जैसे परमाणु संरचना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बन जाएगी परमाणु संरचना के अवयवीकरण। अब ये आपने लिखा, यहाँ पर एक विकासात्मक प्रश्न बना लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न, यह विकासात्मक प्रश्न वह प्रश्न होता है जो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न होता है। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या लिख देंगे, परमाणु संरचना से क्या समझते हो, वही प्रश्न यहाँ दोबारा उतार देते हैं। ये हो जाता है समस्यात्मक। अब हम इस हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में जो भी आपको पढ़ाना है वो आप अवयवीकरण है वो अब आपको यहाँ पर लिखते चलना होगा। यानी लिखने का मतलब ये कि कॉपी में तो आपको दिखाना है, जो आप पढ़ा रहे हो वो यहाँ पर लिखना। जैसे कि मान लीजिए हम बोल के दिखा दे रहे हैं, परमाणु संरचना का मतलब ये होता है कि वह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने भी यह बता रखा था कि परमाणु संरचना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, परंतु जब आधुनिक थ्योरी आती है तो आधुनिक थ्योरी क्या कहती है कि परमाणु संरचना के 3 मूल कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से जो भी हमको पढ़ाना है
वो हम पढ़ाते हैं और एक एक हेडिंग को पूरा करते हैं। जैसी एक हेडिंग हमारी पूरी हो जाती है वैसे ही हम बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि वहां पर पढ़ाया गया है आपको कहाँ पर, सूक्ष्म शिक्षण में, लेकिन यहाँ पर उसको नाम देते हैं केवल प्रश्न 1 और यहाँ पर नाम देंगे प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न वो होगा जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड होगा, पहला वो होगा जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड होगा। जैसे परमाणु संरचना के कितने कण हैं, परमाणु संरचना के कितने कण हैं, तो बच्चे का उत्तर निकलना चाहिए, आएगा 3। आप भी यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो बच्चा उत्तर दिया है, और न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न ऐसा बनाएंगे जिसका उत्तर नहीं निकले। जैसे दूसरा प्रश्न हम ऐसा बना देंगे जिसका उत्तर नहीं निकले, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानते हो, क्या जानते हो। अब बच्चा नहीं जानता है क्योंकि आपने केवल यही 3 नाम बताए, तो अब इसको लिख देंगे मौन, या बच्चा चुप रहेगा या कोई बच्चा गलत सही उत्तर देगा। ये जो गलत सही उत्तर आएगा यही हमारा अगला बिंदु बन जाएगा, अर्थात अब हम अगला बिंदु क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाएंगे। फिर ये लिखना शुरू कर देंगे। यदि हम दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद पुनः तीसरे शिक्षण बिंदु पर जाते हैं तो हमको इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा। अर्थात हम कह लेंगे हमने इलेक्ट्रॉन को पूरा पढ़ा दिया, अब मेरी मर्जी है कि हम प्रोटॉन को भी पढ़ाएं, तब तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अदरवाइज हम यहीं पर तीसरा शिक्षण बिंदु नहीं पढ़ाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ाकर इसको पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि आप 3-4 शिक्षण बिंदु बनाएं, आपको मैक्सिमम 2 शिक्षण बिंदु बनाना होता है। एक शिक्षण बिंदु वो होगा जिस पर आप एक आसात्मक प्रश्न को बनाएंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे, उस पर फिर प्रश्न पूछेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर निकलना अनिवार्य है। दूसरे प्रश्न का वह प्रश्न वो होगा जिससे दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाकर उस पूरे बॉक्स को, जो हमने बॉक्स बनाया, उस पूरे बॉक्स को आप बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आपका कंप्लीट होता है। इस प्रस्तुतिकरण के बाद अब आपका अगली हेडिंग आती है, वो होगी, अब आपने बच्चों को इतना पढ़ा दिया तो कुछ ना कुछ तो अगली हेडिंग होनी चाहिए, बच्चे पढ़ लिए। तो अब यहाँ पर इसके बाद अब आपका फिर ये लाइन आपकी ऐसी चलती रहेगी। इस लाइन को कभी भी आप क्लोज नहीं करोगे, किसी भी हालत में ये लाइन क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब आपकी अगली हेडिंग पड़ जाएगी, वहां पर आपने लिखा था श्यामपट्ट कार्य, अब यहाँ पर आएगा श्यामपट्ट सारांश। क्यों श्यामपट्ट सारांश हम ले रहे हैं, क्योंकि वह जो श्यामपट्ट आपने लिया था, वो क्या था, वो पढ़ाते समय श्यामपट्ट का कार्य था। लेकिन अब यह वह श्यामपट्ट सारांश है। जैसे आपने बच्चों को पूरी हेडिंग पढ़ा दी, अब बच्चों को आप बोर्ड पे कोई उत्तर लिखते हो तो वो उत्तर आप श्यामपट्ट सारांश कहलाता है। जैसे आपने पढ़ाया, अब आप बच्चों को नोट करने के लिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, परमाणु के 3 कण हैं। पहला, परमाणु के 3 कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये आपने 3 लिखा। अब बच्चा इसको उतारेगा। फिर दूसरा आपने लिखा, डाल्टन ने परमाणु को अविभाजित कहा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है। इस तरीके से बोर्ड पर आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा और इसी को हम श्यामपट्ट सारांश कहते हैं। श्यामपट्ट सारांश लिखने के बाद अगली हेडिंग आपकी होगी निरीक्षण कार्य। यानी जो आपने बोर्ड पे लिखा वो बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये आपको निरीक्षण करना होगा। उसका सेंटेंस होता है छात्राध्यापक बटे छात्राध्यापिका, जो भी है वो ध्यान रखेंगे अपना, छात्राध्यापक बटे छात्राध्यापिका
श्यामपट्ट कार्य को विद्यार्थी, श्यामपट्ट कार्य को विद्यार्थी, यहाँ कॉमा दे देंगे, श्यामपट्ट कार्य को विद्यार्थी अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं या नहीं, इसका घूमकर निरीक्षण करेंगे। ये लाइन आपको हर हालत में लिखनी है। इसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न। इनमें उन प्रश्नों को पूछा जाता है जो पूरे 40 मिनट की क्लास में आपने पढ़ा लिया। कम से कम 3 प्रश्न होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। जैसे परमाणु को सबसे पहले अविभाजित किसने कहा। यहाँ पर उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। परमाणु के कितने अवयवी कण हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित कण है। इसके बाद आपको देना है सबसे लास्ट लाइन का इंपॉर्टेंस आपको मैंने बताते चला है। लास्ट आ गया आपका गृह कार्य। बच्चों को बहुत ज्यादा गृह कार्य नहीं दिया जाता, फिर भी गृह कार्य देना है। लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं अपनी गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका पर परमाणु संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लिख कर आएंगे। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सुझाव बटे आलोचना, और यहाँ पर लिखेंगे हस्ताक्षर पर्यवेक्षण। इस तरीके से विज्ञान की आप पाठ्य योजना लिखकर आएंगे। अगर इस तरीके की आप विज्ञान की पाठ्य योजना लिखकर आएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको परीक्षा में स्कूली पाठ्य योजना को कोई भी गलत नहीं काट सकता है और आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा अंक इस पाठ्य योजना पर मिलेगा। 15 नंबर का यह प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसको आप जरूर से पढ़ लें और उम्मीद है कि जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द अगला नया वीडियो जो कि विद्यापीठ के सिलेबस से संबंधित होगा वो मैं फिर अपलोड करूँगा।